मनी, आई टेक टाइम, व्हाट इज दिस कॉल्ड। अब इसको एग्जैक्टली क्या कहेंगे ऑप्शन से पता चलेगा, बट ये कोड स्विचिंग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोड स्विचिंग में 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिल मांगे मोर अभी 2-3 दिन पहले आया था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, इफ अ गर्ल लिव्स इन मनाली हाउ वुड शी लिव एट होम। स्टोन और वुडन हाउस होंगे बिल्कुल, और स्लेंटिंग रूफ्स होंगी, यानी जो रूफ होगी वो स्लेंटिंग होगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप घर पे पढ़ के जाना है, हर रोज पेपर में घर से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन साइंस से भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं आ रहे। लेमन ड्रॉप्ड इनटू अ ग्लास विद सम वाटर, इट सिंक्स व्हेन इट विल फ्लोट। क्या पूछा गया इन्होंने, नींबू पानी के ग्लास में गिरा दिया जाता है, यह डूब जाता है, कब तैरता है, तो सॉल्ट ऐड कर देंगे तैर जाएगा, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिलीजन डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक्सेप्ट लीविंग हिंदुइज्म। अब भीमराव अंबेडकर की तो बात हुई है, बट उनके आसपास का क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो आंसर क्या होगा, बुद्धिज्म, ठीक है ना, बुद्धिज्म। आगे बढ़ेंगे, एनीमिया इज द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया पे रोज क्वेश्चन आता है एक, आपको पता है आयरन से होता है, जैगरी यानी गुड़ आप खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, ये एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए। किसकी कमी से, आयरन की कमी से होगा, आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। व्हेन डिड द स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड, तो हम ये कहेंगे कि 150th, क्योंकि एग्जैक्टली तो ये हुआ था 145 पे, बट जो टारगेट था वो ये था कि 2019 में जब 150 साल पूरे होंगे तो स्वच्छ हो चुका होगा भारत, तो बी ऑप्शन ही इन सब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ठीक होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, दी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्टेप बाय स्टेप मेथड, यही जो हमने शुरुआत में बात की थी, इसको ह्यूरिस्टिक या ट्रायल एंड एरर नहीं कहेंगे, इन सब में ऐसा कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं होता, बट एल्गोरिथम्स जो होते हैं इनमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एट विच स्टेज स्टार्ट्स लॉजिक, यानी बच्चा तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सी ऑप्शन, 7 से 11 वर्ष में। एमर्ज कब होता है, अगर एमर्जेस पूछे तो हम कहेंगे प्री ऑपरेशनल, क्योंकि उभरना शुरू यहीं हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खिजाड़ी ट्री पे आपका जोधपुर विलेज में, जोधपुर में एक विलेज का नाम भी इसके बेसिस पे रखा गया, तो एरिया की वजह से हम कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बिश्नोईज की कहानी है, मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ स्ट्रेटजी विच मींस, यानी बहुभाषा क्या है, बहुभाषा है जहां पे मल्टीपल लैंग्वेजेस हो, डी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बट मल्टीपल लैंग्वेजेस को बहुभाषिता कहेंगे। श्वेता हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग लोकेटेड, तो ये उत्तराखंड, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा चाइल्ड इज लर्निंग पेंटिंग बाय वॉचिंग यूट्यूब, व्हाट ही लर्निंग, तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। क्या है ये, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बात या नहीं है, ये बता दीजिएगा। ये देखिए कुछ लोग हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कर रहे हो, एजुकेशन एक्टिविटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफएलएन, तो यहाँ पे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे ही बात करता है, तो इन सब में बेहतर ऑप्शन यही लग रहा है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं ऐसे तो राइटर्स भी ठीक हो जाएगा, बट प्रॉपर राइटर्स नहीं, एटलीस्ट पहले वो पढ़ना ही सीख जाए इन सब ऑप्शंस के हिसाब से, ए ऑप्शन बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसमें अभी हम श्योरिटी से कह नहीं सकते एग्जैक्ट यही ऑप्शंस आए थे या क्या है, तो ये एक बात हुई। तो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ जाए, बच्चे को ग्रेड 3 तक 9 साल की उम्र तक पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन आ जाए, न्यूमरेसी स्किल्स, यही आपका निपुण भारत भी कहता है और एफएलएन भी कह ही रहा है, यानी एजुकेशन पॉलिसी आपकी मिनिस्ट्री को कहती है और मिनिस्ट्री फिर कहता है कि एनसीएफ बनाओ, उसमें ये बात होती है, ठीक है ना बात। तो ये बेसिक सी बातें थी। अब करना क्या है पेपर में, जो सिलेबस है, जो भी मैराथन्स हैं, जो फ्री नोट्स मिले हैं आपको, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो सब पढ़ लेने हैं, उनको देख लेना है अगर नहीं देखा अभी तक, और अपना सिलेबस पे ही स्टिक करना है, प्रीवियस ईयर पेपर पे ही स्टिक करना है, जितने भी एनालिसिस हुए हैं उनको देख जाना है, क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, जो भी लर्नर्स जा रहे हैं एग्जाम में उनको डायरेक्टली फायदा हो रहा है आपके एनालिसिस से, ठीक। और इसके अलावा आप ये वीडियो लाइक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस अरेंज किए जाते हैं, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अब इवन प्याजे वाइगॉस्की मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना ही है, और नए क्वेश्चंस होते हैं तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि उसमें अटक जाते हैं कई लोग सेम टॉपिक होते हुए भी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कोई और आपका डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। कल 9 बजे मिलेंगे, और 9 बजे कल हम करेंगे असर्शन और रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चंस। अब आपका एग्जाम जो है 17 को है, तो इतने कुछ बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, एक आध दिन छुट्टी भी रखेंगे, है ना। चलिएगा, टेक केयर, बाय, कल मिलेंगे 9 बजे।
धन्यवाद। कोई और बात हो आप डाउट्स में पूछ लीजिएगा, टेंशन लेनी नहीं है। ईवीएस के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि एनसीएफ से क्वेश्चन खूब भरपूर आ रहे हैं, कहा मैथ्स पेडागोजी में भी, और ईवीएस में भी 15 नंबर की पेडागोजी आनी ही है जो कोई बदल नहीं सकता, है ना। और तो आप वो 2-4-6 क्वेश्चन के लिए अपना पूरा टाइम वेस्ट मत कर दीजिएगा कि आप सीडीपी कमजोर कर लें, एटलीस्ट मैराथन सेशंस देख लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश कमजोर कर लें, पैसेज टाइम टेकिंग है, पेपर में क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 0 है आपकी। ठीक, चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच। सारे सब्जेक्ट की मैराथन्स आपकी अवेलेबल हैं, पेपर 1 के लिए तो स्पेशली, और पेपर 2 के लिए हिंदी इंग्लिश और सीडीपी की, तो वो आप देख लीजिएगा। समय है और केवीएस की भी तैयारी करनी है आगे, तो अदरवाइज तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि अब आप सिर्फ साइंस ही पढ़ेंगे। विच थिंग्स मिक्स्ड इन वाटर कैन बी स्टेन्ड विद कॉटन क्लोथ, तो कॉटन क्लोथ से किस चीज को आप वाटर में से हटा सकते हो, बेसिकली सॉल्युबल जो नहीं होगा, जो मिक्स नहीं हो जाएगा, उसमें मिल नहीं जाएगा, तो ये तो मिल्क और शुगर तो बिल्कुल आप अलग ही नहीं कर सकते पानी से, शुगर एंड सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, बट चॉक एंड पाउडर और सैंड को आप कॉटन क्लोथ से, चॉक पाउडर और रेत को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। देयर वॉज अ क्वेश्चन दैट व्हाट शो इज डन इन कथक बाय जॉइनिंग द नकल्स, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है आंसर आपका ये लोटस विल्टिंग होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस हैं, ये मैंने बार रिपीट करके बताया है। स्टेजेस पूछेगा तो 6 लगानी है, लेवल्स पूछेगा तो 3rd पे आंसर मार्क करेंगे। कुछ नहीं करना, नोट्स पढ़ लेने हैं, बहुत लोगों को हेल्प मिल रही है, और जो मैराथन सेशंस हैं या फिर 1 शॉट सेशंस हैं वो देख लेने हैं। जो ईवीएस आपका हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो वो 2-4-6 क्वेश्चन पे हम हजम कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और लाइक शेयर कर देना है, खुशी खुशी, पेपर एकदम बढ़िया जा रहा है, जाएगा, डोंट वरी। ठीक, क्वालिफाइंग एग्जाम है, 6 स्टेजेस हैं कोहलबर्ग की, कल भी हमने डिस्कस किया था, और 3 लेवल्स हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, तो 6 स्टेज हो जाती है मिला करके। आ गर्ल और प्याजे की स्टेज का सीक्वेंस भी पूछा है, तो एसपीसीएफ आपको पता ही है, एसपीसीएफ यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, आ गर्ल लुकिंग एट ग्रास प्लांट्स इन द रेन सेज दैट दे विल फील कोल्ड, यानी उसको लगता है कि ठंड लग रही होगी पौधों को भी, तो ये बच्चे के अनुभव के बेस पे है, हम इसको डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, हमारे पास चारों ऑप्शन नहीं है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या सही उत्तर होगा। तो यहां पर बच्चे से आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में, बाकी लोग क्या सोचते हैं जो क्लासरूम में है, तो इस पर चर्चा की जा सकती है बच्चे के अनुभव को लेकर के। आप अगर ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट या गलत कॉन्सेप्ट भी है तो अचानक से उसको सीधे सीधे डांट नहीं देते या सही नहीं करते, मौका देते हैं। सॉफ्ट पार्ट ऑफ बर्ड फीदर्स नियर देयर ईयर्स इज कॉल्ड, तो ये एक बार आप पढ़ जाइएगा, चारों ऑप्शन इन्होंने नहीं दिए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था बर्ड के बाल झड़ने को लेकर के, तो उसको बर्ड्स मोल्ट कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अब ये डिपेंड करेगा, उन्होंने ऑप्शन नहीं बताया कि ऑप्शन था कि नहीं, तो बर्ड्स मोल्ट कहते हैं उसको, और जो डाउन साइड फीदर्स कहते हैं, डाउन फीदर्स कहते हैं जो फीदर्स के आपके नीचे वाला पार्ट है। चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द क्लासिकल लैंग्वेज, तो ये तो सारी ही 6 की 6 क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब ये 6 इंक्लूडेड हैं आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में, तो इस एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये हम नहीं देख पाए हैं अभी तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग वर्ड ऐड करने की बात की है, अब एग्जैक्टली क्या पूछा था ये एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन हम कुछ हद तक यहाँ पे देख सकते हैं कि या तो ऑड वन आउट पूछा होगा, या सही वर्ड गलत करने की जो आशंका है वो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे में हो सकती है, अगर ये इस तरह से पूछा है। अगर ऑड वन आउट पूछा है तो अगेन फिर इसमें आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमी, क्योंकि ये बाकियों से डिफरेंट है, ऑटोनॉमी इज डिफरेंट, बाकी तीनों जो है वो डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड है, तो ये किस तरह से पूछा था एग्जैक्टली वैसे देखना है। अगर सिर्फ इतना ही लिखा था तो आप बी ऑप्शन चूज कर लेंगे, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What behavior does autism refer to? ऑटिज्म पे हमने बहुत बार बात की है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है, बार बार सेम चीज को रिपीट करेगा बच्चा, सोशली लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होगी, अपनी बात को कहने में दिक्कत होगी, है ना। और ऐसा नहीं कि इनमें दिमाग की कमी होती है, बट ये थोड़ा सोशली घुल मिल नहीं पाते और रिपीट करते हैं चीजों को, थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अगर सराउंडिंग चेंज हो जाए तो रेपिटेटिव बिहेवियर, और इस रेपिटेटिव बिहेवियर को स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कहते हैं। ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर जेंडर बायस वाला मत याद रखिएगा, नॉर्मल स्टीरियोटिपिकल मतलब बार बार रेपिटेटिव है जो बिहेवियर, सेम चीज। हाइपर एक्टिविटी एडीएचडी वाले बच्चे में पाई जाएगी। एक्सीलेंट वर्बल स्किल तो भैया लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट है। सोशल इंटरेक्शन अपबीट नहीं होता, ये तो हतोत्साहित होता है लोगों से मिलने के लिए, तो सी ऑप्शन यहां सही है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में एएसडी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमें पता है आंसर क्या होगा, सिंपल सरल सुंदर सस्ता टिकाऊ जवाब कौन, वाइगॉस्की जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बैरियर फॉर दी विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड, यानी दृष्टिबाधित बच्चे के लिए बैरियर यानी बाधा क्या बनेगा? तो मॉडल पिक्चर, रिटन रिकॉर्ड, कमेंट, ऑडिबल। सबसे ज्यादा बाधा यहां रिटन रिकॉर्ड बन सकता है, मॉडल पिक्चर से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो वो हो सकता है एक बार को 3 डायमेंशनल हो या कुछ, तो इन 4 ऑप्शंस में तो हमें रिटन रिकॉर्ड ही सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। किसके लिए? विजुअल इंपेयर्ड के लिए, क्योंकि उसको ब्रेल लिपि या बाकी तरीकों से आप बोल करके सुना सकते हैं तो सुन तो सकता ही है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी पर्यावरणिक कारक जो विकास को प्रभावित करे। मेच्योरिटी हेरिडेटरी कारक है, आनुवांशिकता से जुड़ी हुई है। हेरिडिटी अपने आप में, इन्होंने यहाँ पे भी हेरिडिटी ही लिख दी, लेकिन स्कूल जो है वो टोटली एनवायरमेंट का हिस्सा है ना। तो एनवायरमेंट यहाँ पे बी ऑप्शन है, स्कूल सही होगा। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का सीक्वेंस है। श्योर, हाँ कह सकते हैं। अगर श्योर की जगह प्रेडिक्टेबल या सर्टेन लिखा हुआ हो तो वो ज्यादा बेटर आंसर होगा। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए। अनसर्टेन तो देखो नहीं होगा, क्योंकि ये सिक्वेंशियल है, ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है डेवलपमेंट, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका सीक्वेंस ही नहीं होता। या तो श्योर होगा या फिर सर्टेन होगा ऑप्शन में, या प्रेडिक्टेबल होगा, है ना। तो श्योर तो है ही, ऑफकोर्स सीक्वेंस तो श्योर ही है, तो अगर इन तीनों में से कुछ ना हो तो श्योर ही सही हो जाएगा फिर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, एक निश्चित क्रम होता है, बेसिकली हिंदी में ए ऑप्शन ही सही है। विच पेडागॉजी विल हिंडर स्टूडेंट लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सी होती है? जहां सब बच्चे सीख सकें। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, यानी समता के प्रिंसिपल पे, हर बच्चे का ध्यान रख के, उसकी क्षमताओं का ध्यान रख करके चीजें होनी चाहिए। मैं एकदम वो टीचिंग वाले मोड में आ गई हूं, जबकि एनालिसिस में हम बहुत कम बातें करते हैं। विच पेडागॉजी विल हिंडर, कौन सा बच्चा है इंक्लूसिव क्लासरूम में, कौन सी पेडागॉजी? कोलैबोरेटिव तो अच्छी बात है। स्टैंडर्डाइज जो है वो हिंडर करेगी, क्योंकि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब है सभी के लिए एक जैसी, ये यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन हो गया, जबकि सबको एक डंडे से नहीं हाँकते, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। प्रॉपर एडजस्टमेंट इज कूल, बट बी ऑप्शन इज नॉट सो कूल, तो यही गड़बड़ है। मानकीकृत निर्देश सही नहीं है, क्योंकि इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता, सबके लिए एक ही मेथड से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रोविजन इज एन एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन फॉर अ स्टूडेंट विद लो विजन, वो बच्चा जिसको देखने में दिक्कत होती है, लो विजन है, तो एक्स्ट्रा टाइम देंगे, बिल्कुल सही बात है। लॉट, ये गड़बड़ है, गलत क्या है? यही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि नॉट पूछा है। कौन सा एक तरीका एप्रोप्रिएट नहीं है? नहीं भी नहीं पूछा भाई इन्होंने, तो इन्होंने पूछा कौन सा तरीका एप्रोप्रिएट है। अच्छा ठीक है। प्रोविजन एम्पलीफाइंग इक्विपमेंट विद लाइट टू सप्लीमेंट ब्लैक बोर्ड वर्क बाय ओरल लेक्चर, प्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ विजुअल वर्क, या गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट। तो इन सब में तो बेस्ट फिर बी है, क्योंकि नॉट नहीं पूछा, हम इसको नॉट की तरह ले रहे थे। बी ऑप्शन इज द राइट थिंग यहाँ पे, क्योंकि नॉट नहीं लिखा हुआ, मुझे लगा नॉट लिखा हुआ है। तो सही प्रोविजन तो ये है कि ब्लैक बोर्ड वर्क को आप ओरल लेक्चर के थ्रू, यानी जैसे मैं यहाँ पे लिखी हुई है चीजें, मैं उसको बोल के भी बता दूं, क्यों? क्योंकि लो विजन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देख सकता बच्चा। तो बी ऑप्शन बेस्ट है बाकी चारों में से। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है एट टाइम्स। द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोस्की, ये बड़ा इन्होंने अलग सा क्वेश्चन दिया। अगर इसमें ऑप्शंस यही आए तो थोड़ा फंसाया है आपको, ऑप्शंस में फंसाया है अगर यही क्वेश्चन एज इट इज आया है तो, क्योंकि ये मैंने 2-3 लोगों से सुन लिया है। द टर्म यूज्ड बाय, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मेल किया था, तो उन्होंने पूरा ये लिख के भेज दिया, अदरवाइज तो आधा अधूरा ही बता पाए कई लोग। द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोस्की टू डिस्क्राइब द प्रोसेस वेयर बाय 2 पार्टिसिपेंट्स हु बिगिन अ टास्क विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव्ड एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी 2 अलग अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं लेकिन बाद में जाकर के शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं। इसको ये चाहे तो ZPD जवाब दे दें, नहीं तो इंटरसब्जेक्टिविटी सबसे बेहतर आंसर है इसका। डिस्कवरी लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म में होती है और उसमें भी ये चीज पाई जा सकती है, कंडीशनिंग तो हो नहीं सकता। तो ये टोटली हम सरेंडर करेंगे सीटेट के नाम कि वो किसको देखना चाह रहे हैं। बाकी आप ZPD सेफ रहना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो इंटरसब्जेक्टिविटी भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अभी क्या है, संभावना पे ही हम चलेंगे कि क्या सही हो सकता है। इसमें अकड़ बकड़ होंगे, मतलब जो आपको वहां पे, क्योंकि अगर एग्जैक्ट सेम ऑप्शंस हैं तो उसमें इंटरसब्जेक्टिविटी बेटर है, बट आप ZPD लगा दीजिएगा, क्योंकि वाइगोस्की के नाम पे हम ZPD ही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वाइगोस्की का नाम ले लिया ना इन्होंने। यंग चिल्ड्रन ऑफन टॉक टू देमसेल्व्स व्हाइल प्लेइंग, तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट स्पीच का PS, प्राइवेट स्पीच निज वाक कब होती है? 3 से 6 वर्ष, जब बच्चा खुद से बोल बोल के अपने खिलौनों से बात करे, खुद से बात करे। टीचर्स को क्या करना चाहिए? इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की समझ बेहतर होती है। क्या समझे? समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टीचर सेंट्रिक। देखिए आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं, टीचर सेंट्रिक तो आप समझ जाते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड लिखते ही आप लोग घबरा जाते हैं, जबकि वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स हैं जहां पे बच्चा एक्टिव है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स हैं। लर्नर सेंटर्ड मतलब बच्चे को सेंटर में रखा गया है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, करके सीख रहे हैं, ठीक।
तो टीचर सेंट्रिक मेथड यहाँ लेक्चर मेथड है, कोलैबोरेटिव में बच्चा एक्टिव है, परसेप्चुअल मैप, कंडक्टिंग दी एक्सपेरिमेंट, इन सब में बच्चा ज्यादा एक्टिव है, लेकिन लेक्चर मेथड प्योरली टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, क्योंकि यहाँ चॉक एंड टॉक कहते हैं इसको, यानी लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं, बच्चे सब पैसिव बैठे हुए हैं, तो लेक्चर मेथड टोटली टीचर सेंटर्ड मेथड है। आगे बढ़ेंगे, which is the stage in which children establish autonomy from the family and create an identity of their own। ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र हो गए घर से और आइडेंटिटी अपनी खुद की क्रिएट कर रहे हैं बाय डिफाइनिंग देयर पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स। खुद के गोल्स क्या होंगे, उनको क्या करना है, उनके वैल्यूज, अ सेट ऑफ वैल्यू उनका क्या होगा, जीवन में सही गलत उनके लिए क्या है। तो ये किस चीज का डेवलपमेंटल टास्क है आपको ये पता होना चाहिए, एडोलेसेंस। चाइल्डहुड में भी ये दोनों बातें मर्ज होती हैं, बट जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो गया किस तरफ है, आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। ऑटोनॉमी समझ के उधर एरिक्सन पे नहीं चले जाना है कि उस स्टेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन और पर्सनल वैल्यूज डिफाइन कर रहा है बच्चा। तो अब वो एडोलेसेंस में है कि मेरे लिए सही गलत क्या होगा, मेरे लिए चीटिंग सही है या नहीं है, मैं झूठ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, जीवन में मेरे कौन से सिद्धांत होंगे, ठीक, सेट ऑफ पर्सनल वैल्यूज। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल्स ऑफ लेव वाइगोस्की लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज करती है मदद बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, उसके इंटेलेक्ट के, बुद्धि के विकास में, बिल्कुल सही बात है। इमोशनल डेवलपमेंट की सच बात यहाँ डायरेक्टली नहीं हुई है, ए ऑप्शन इज मच बेटर देन बी ऑप्शन ओवर हियर। चलें आगे बढ़ें, टाटा बाय बाय कहें वाइगोस्की को। एबिलिटी टू परसीव वन सेल्फ एज द नोअर, यानी खुद को ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी ही है ये, लेकिन अगर मेटाकॉग्निशन ऑप्शन में नहीं है तो आप सुपर कॉग्निशन इसको लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ऑटोनॉमी होती है स्वायत्ता, इंडिपेंडेंस, आप अब इंडिपेंडेंट बीइंग हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूं मम्मी अब पापा, ठीक, स्वतंत्र, स्वायत्त, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट।